चैप्टर नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के शुरू होने के बाद इंडियन नेशनलिस्ट के सामने एक नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस और उनके लीडर के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगे थे, खासकर गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों के बीच। चलिए समझते हैं। कांग्रेस क्राइसिस ऑन मेथड ऑफ स्ट्रगल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद कांग्रेस में करप्शन, डिसिप्लिन की कमी और लीडर्स के बीच राइवलरीज देखने को मिली। गांधी जी ने का कहना था कि पहले कांग्रेस को स्ट्रांग बनाया जाए, फिर कोई नई मूवमेंट शुरू हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि मासेस के रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल को तुरंत यूज करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस व्यूज को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का फोकस था यूथ को ऑर्गेनाइज करना और ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रमोट करना। बोस ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 का अपोज किया, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात करता था। उनका कहना था कि हमें पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना चाहिए। इंडिपेंडेंस लीग बनाकर उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस के लिए काम किया। हरिपुरा कांग्रेस सेशन 1938। फरवरी 1938 में हरिपुरा गुजरात के सेशन में सुभाष चंद्र बोस को अनएनिमसली कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। बोस ने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग जरूरी है और इस वजह से उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो प्रिंसली स्टेट को मूवमेंट को मॉरल सपोर्ट देंगे जो ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस के अगेंस्ट है। सुभाष चंद्र बोस वर्सेस गांधी इन 1939 को देखते हैं। जब जनवरी 1939 में बोस ने दोबारा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट किया, जो उनके विचारों से अलाइक थे, लेकिन बोस ने इलेक्शन 1580 वोट से जीता, जबकि पट्टाभाई के पास सिर्फ 1377 वोट थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट ने बोस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया। गांधी रिएक्शन। गांधी जी ने बोस को कांग्रेचुलेट किया, लेकिन पट्टाभी की हार को अपनी पर्सनल हार माना। अब गांधी बोस आइडियोलॉजी डिफरेंसेस को देखते हैं। गांधी जी का मानना था कि नॉन वायलेंस और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के थ्रू इंडिपेंडेंस मिलेगी। बोस का कहना था कि मास मोबिलाइजेशन और डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। ये डिफरेंसेस उनके बीच टेंशन का कारण बने, जो बोस के कांग्रेस से अलग होने तक ले गया। चलिए समझते हैं बैकग्राउंड ऑफ त्रिपुरी कांग्रेस सेशन। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सेशन 1938 के बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई थी, लेकिन उनके और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद डिफरेंसेस बढ़ने लगे। मार्च 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ। बोस, जो उस वक्त बीमार थे, सेशन में शामिल हुए और उन्होंने एक इंपीरियलिस्टिक वार के यूरोप में शुरू होने की भविष्यवाणी की। बोस प्रपोजल एंड ड्रिफ्ट। ब्रिटेन को एक अल्टीमेटम दिया जाए कि वो 6 महीने के अंदर स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे। अगर ब्रिटेन मना करे तो एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाए। गोविंद बल्लभ पंत का काउंटर रिजोल्यूशन। पंत ने एक रिजोल्यूशन प्रपोज किया जो गांधीयन पॉलिसीज में फेथ को रिफॉर्म करता था। उन्होंने बोस को कहा कि वो गांधी जी की विशेष के मुताबिक वर्किंग कमेटी बनाए। बोस रिजिग्नेशन। बोस को वर्किंग कमेटी बनाने का मैंडेट नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट से पोस्ट रिजाइन कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को नया प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, जिसमें कांग्रेस के अंदर के इमीडिएट क्राइसिस को रिजोल्व किया। इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन एट त्रिपुरी। चाइना के लोगों को इंपीरियलिज्म के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा। कांग्रेस ने एक मेडिकल मिशन भेजने का अप्रूवल दिया जो चाइना के लोगों की मदद करेगा। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। मई 1939 बोस और उनके सपोर्टर ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक नया ग्रुप बनाया, जो कांग्रेस के अंदर एक अलग पार्टी की तरह काम करता था।
माकुर उनाओ में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अगस्त 1939 बोस ने एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कॉल किया जो कांग्रेस के डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट था। इस वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। बोस को बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा दिया गया और उन्हें 3 साल तक कांग्रेस के किसी भी इलेक्टिव ऑफिस के लिए बैन कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स। 1 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। 3 सितंबर 1939 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना किसी इंडियन ओपिनियन के डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया वार के लिए ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा। इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। इस डिक्लेरेशन ने कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच टेंशन और बढ़ा दिया। कांग्रेस लीडर ने इस डिसीजन का विरोध किया क्योंकि इंडिया के लोगों को बिना कंसल्ट किए उनका नाम वार में इन्वॉल्व कर दिया गया। अब कांग्रेस के ऑफर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेशनलिस्ट रिस्पांस को देखते हैं। 1940 के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था जब और ब्रिटिश ने बिना किसी इंडियन कंसल्टेशन के इंडिया को वार में इंक्लूड कर दिया। कांग्रेस ने इसके रिस्पांस में अपना एक कंडीशन ऑफर किया, समझते हैं। कांग्रेस का ऑफर टू वाइसरॉय लिनलिथगो। जब ब्रिटेन ने बिना इंडियन ओपिनियन लिए इंडिया को वार में शामिल किया तो कांग्रेस ने इस पर निंदा की। कांग्रेस का कंडीशनल सपोर्ट। कांग्रेस ने कहा कि वो वार एफर्ट को सपोर्ट करेंगे अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वार के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड करे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तुरंत एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो सेंटर में। वाइसरॉय लिनलिथगो का रिस्पॉन्स को देखते हैं। लिनलिथगो ने कांग्रेस का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि इन कंडीशन के बिना पब्लिक का वार के लिए सपोर्ट मिलना मुश्किल होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट वार्धा 1942 को देखते हैं। वार्धा सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन फाइनलाइज की। गांधी जी का मानना था कि फासिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि हिटलर और मसोलिनी जैसे लीडर का रूल एक मानवता के विरोध है। गांधी जी ने एलाइड पावर जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए को सपोर्ट करने की बात की क्योंकि वो डेमोक्रेसी की तरह थे। उन्होंने कहा कि वार के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को इम्ब्रेस करना गलत होगा। सोशलिस्ट का पर्सपेक्टिव को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का मानना था कि यह वार दोनों तरफ के इंपीरियलिस्टिक का अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट बचाने का संघर्ष है, इसलिए इंडिया को किसी भी साइड का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रपोज किया कि वार के दौरान एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाए और इस वक्त का यूज करके आजादी दी जाए। जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के व्यू पॉइंट। जवाहरलाल नेहरू ने डेमोक्रेटिक वैल्यू और फासिज्म के बीच डिफरेंस को रिकॉग्नाइज किया। उनका मानना था कि ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड का साइड लेना सही होगा क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया को तब तक वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जब तक इंडिया को आजादी ना मिल जाए। कैपिटलिज्म के कॉन्ट्राडिक्शन। नेहरू का मानना था कि यह वार कैपिटलिज्म के फ्लॉज का रिजल्ट है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से डेवलप हो रहा था। उन्होंने कहा कि अभी सिविल डिसोबीडियंस शुरू करना गलत होगा क्योंकि इससे लगेगा कि इंडिया ब्रिटेन के डिफिकल्टीज का फायदा उठा रहे हैं। गांधी जी का अलाइनमेंट। गांधी जी जो पहले आइसोलेटेड थे, बाद में नेहरू के व्यू पॉइंट के साथ अलाइन किए। सीडब्ल्यूसी ने नेहरू के स्टांस एडॉप्ट किए, नो इंडियन पार्टीशन अंटिल इंडिया इज फ्री। अब सीडब्ल्यूसी रिजोल्यूशन ऑन फैसिस्ट एग्रेशन को देखते हैं। सीडब्ल्यूसी ने एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन पास किया जिसमें फैसिस्ट एग्रेशन की निंदा की गई।
की पॉइंट्स ऑफ रिजोल्यूशन को देखते हैं। अगर ब्रिटेन डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने कॉलोनीज में इंपीरियलिज्म खत्म करना चाहिए। इंडिया के लिए फुल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करनी चाहिए। वार के बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंडिया पर कैसे अप्लाई किया जाए, इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए। अब नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स का सिग्निफिकेंस को देखते हैं। कांग्रेस ने वार सपोर्ट का कंडीशनल ऑफर रखा, लेकिन ब्रिटिश ने इसे रिजेक्ट करके इंडियन पब्लिक का ट्रस्ट खो दिया। नेहरू और गांधी का बैलेंस अप्रोच एक प्रेगमेटिक स्ट्रेटेजी थी, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया। सोशलिस्ट जैसे सुभाष चंद्र बोस ने रेडिकल अप्रोच एडॉप्ट की, जो एक मास मूवमेंट के लिए प्रेशराइज करता था। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड कांग्रेस मिनिस्ट्री की रिजिग्नेशन को देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच रिलेशन और ज्यादा खराब हो गए। कांग्रेस ने वार के लिए कंडीशनल सपोर्ट दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिप्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाई, जो कांग्रेस को दबाने के लिए डिजाइन की गई थी। चलिए समझते हैं वाइसरॉय लिनलिथगो का नेगेटिव रिस्पॉन्स। अक्टूबर 17, 1939 को वाइसरॉय लिनलिथगो ने एक स्टेटमेंट दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने वार एम को डिफाइन करने से इनकार कर दिया, बस इतना कहा कि उनका एम एग्रेशन को रेसिस्ट करना है। कांग्रेस की डिमांड को पूरा नहीं किया गया। डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। गवर्नमेंट ने कांग्रेस को वीकेंड करने के लिए मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट का यूज किया। उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ 1935 को मॉडिफाई करने के लिए कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाए, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज और पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ये एक पॉलिटिकल मूव था जिसमें कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश थी। गवर्नमेंट का हिडन एजेंडा, कॉन्फ्रंटेबल प्रोवोक करने की स्ट्रेटेजी। गवर्नमेंट कांग्रेस को प्रोवोक करके उनके अगेंस्ट एक्सटेंसिव पावर एक्वायर करना चाहती थी। इमरजेंसी पावर, वार के पहले ही एक्ट ऑफ 1935 को अमेंड करके सेंटर के लिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर इमरजेंसी पावर ले लिए गए। डिफेंस ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस 1939, वार के अनाउंसमेंट के साथ ही सिविल लिबर्टीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यह ऑर्डिनेंस लागू किया गया। ड्राफ्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस 1940, एक टॉप सीक्रेट ऑर्डिनेंस प्रिपेयर किया गया जो कांग्रेस के खिलाफ स्ट्राइक के लिए था। कांग्रेस को प्रो जापान और प्रो जर्मनी दिखाकर उनके खिलाफ एक्शन को जस्टिफाई करने की प्लानिंग थी। ब्रिटिश लीडर का रोल, विंस्टन चर्चिल पीएम और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिलेंट ने ब्रिटिश इंडियन रिएक्शनरीज पॉलिसीज को सपोर्ट किया। कांग्रेस को हिंदू डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया ताकि ब्रिटेन को ग्लोबल लिबरल और लेफ्टिस्ट सिंपैथीज मिल सके। अब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की रिजिग्नेशन 1939 को देखते हैं। रेजिग्नेशन का रीजन, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 में रिजाइन किया जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया की आजादी और डेमोक्रेसी देने का कोई इरादा नहीं है। गांधी जी ने कहा, देयर इज टू बी नो डेमोक्रेसी फॉर इंडिया इफ ब्रिटेन कैन प्रिवेंट इट। कांग्रेस ने कहा कि माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड किया जाए, लेकिन ये क्लेम इंडिया के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं की डेवलपमेंट्स आफ्टर रिजिग्नेशन। रिप्रेशन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन, सिविल लिबर्टीज रेस्ट्रिक्ट की गई, प्रेस पर रेस्ट्रिक्शंस, पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट पर सर्वेलेंस, कांग्रेस को एनिमी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट किया गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और तेज हुई, मुस्लिम लीग को प्रमोट किया गया, प्रिंसली स्टेट के रूलर को कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश हुई। अब बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC मीटिंग, वाइसरॉय का स्टेटमेंट और कांग्रेस का रिएक्शन। वाइसरॉय लिनलिथगो का स्टेटमेंट अक्टूबर 1939 को देखते हैं।
लिलितगो ने एक वेन्यू प्रोमिस दिया कि वार के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बेस्ड होगा। इसका मतलब था कि इंडिया को लिमिटेड ऑटोनॉमी मिलेगी लेकिन पूरी आजादी नहीं मिलेगी। सीडब्ल्यूसी का रेस्पॉन्स को देखते हैं। कांग्रेस ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये पुरानी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज का रिपीटेशन है। कांग्रेस ने वार एफर्ट को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को प्रोविंसेस में रिजाइन करने के लिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करना अब आजादी के आइडियल के अगेंस्ट था। अब रामगढ़ सेशन मार्च 1940 रामगढ़ झारखंड में हुआ। इसके प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इस सेशन में कांग्रेस के लीडर का फोकस ये था कि मूवमेंट स्टार्ट करना जरूरी है, लेकिन कैसे। लीडर के अलग अलग व्यूज थे, जैसे गांधी जी का व्यू। गांधी जी का कहना था कि वार के दौरान नॉन वायलेंट मोरल सपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। उन्होंने प्रोविंस में कोऑपरेशन कंटिन्यू करने की बात की। नेहरू का स्टैंड। नेहरू इंसिस्टेड कि जब तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस नहीं दिया जाए तब तक वार एफर्ट को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। नेहरू ने कहा कि इंडिया को एक फ्री नेशन के रूप में अपनी पोजीशन डिफाइन करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का मिलिटेंट स्टैंड। बोस ने कहा कि ये वक्त है कि डायरेक्ट एक्शन लिया जाए और ब्रिटेन के क्राइसिस को इंडिया के मौके के रूप में देखा जाए। उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मिलिटेंट मूवमेंट की डिमांड की। कांग्रेस के डिक्लेरेशन को देखते हैं। रामगढ़ सेशन के बाद कांग्रेस ने अपनी डिमांड और पोजीशन को क्लियरली डिफाइन किया। फर्स्ट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस या इंपेरियल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। इंडिया की सोवरेनिटी का बेसिक लोगों की विल होगी, ना कि कॉलोनियल गवर्नमेंट। स्टेट और प्रोविंसेस का फ्यूचर लोग डिसाइड करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि जब जरूरत हो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। अब मुस्लिम लीग की पाकिस्तान रिजोल्यूशन 1940 मार्च को देखते हैं। लाहौर सेशन की रिजोल्यूशंस को देखते हैं। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को ग्रुप करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए जो ऑटोनोमस और सोवरिन हो। एग्जाम्पल, पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। मुस्लिम लीग का कहना था कि माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड होनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर मुस्लिम के ऑपरेशन का ब्लेम लगाया। टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम लीग का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग नेशन है और उनका एक साथ रहना मुश्किल है। अब बात करते हैं अगस्त ऑफर 1940। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में हिटलर की सक्सेस ने ब्रिटेन को मजबूर किया कि वो इंडिया के नेशनलिस्ट के साथ कॉन्सिलेटरी अप्रोच अपनाए। यह ऑफर एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश थी। आइए समझते हैं हिटलर की यूरोप में सक्सेस और ब्रिटेन की मजबूरी। 1940 हिटलर ने यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटेन एक क्रिटिकल फेज में था। ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज खासकर इंडिया से वार सपोर्ट की जरूरत थी। कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का प्रपोजल दिया था, लेकिन इसे मना कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगस्त ऑफर को देखते हैं। वाइस रॉय लिलिथगो ने अगस्त 1940 में एक नया प्रपोजल अनाउंस किया जिसे अगस्त ऑफर कहते हैं। इसके की पॉइंट्स ये थे कि डोमिनियन स्टेटस का ऑफर। पहली बार ऑफिशियली डोमिनियन स्टेटस का ऑफर किया गया, लेकिन ये वार के बाद दिया जाने वाला था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वादा। वार के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोज दिया गया जिसमें मेनली इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कंडीशन रखी गई कि डिफेंस, माइनॉरिटीज, ट्रीटीज और ऑल इंडिया सर्विस का कंट्रोल ब्रिटिश के पास रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तब तक एडॉप्ट नहीं किया जाएगा जब तक माइनॉरिटीज का कंसेंट ना हो। अब
वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन। वाइसरॉय के काउंसिल को एक्सपेंड करने की बात हुई और मेजोरिटी इंडियंस को शामिल करने का प्लान था। नेशनल डिफेंस काउंसिल का फॉर्मेशन 1941। एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जो डिफेंस रिलेटेड इशू पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। अब रेस्पॉन्स को देखते हैं। कांग्रेस का रिएक्शन। कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। नेहरू, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को डेड एज ए डोर्स नेल डिक्लेयर किया क्योंकि कांग्रेस का डिमांड पूर्ण स्वराज था। गांधी, उन्होंने कहा कि यह ऑफर ने नेशनलिस्ट और ब्रिटिश के बीच का गैप और ज्यादा बढ़ा दिया। अब मुस्लिम लीग का रिएक्शन को देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अगस्त ऑफर को वेलकम किया क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज के वीटो राइट्स का एश्योरेंस था। मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टीशन डिमांड को फिर से रिटराइट किया। अब इवेल्युएशन अगस्त ऑफर को देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को देखते हैं। पॉजिटिव, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार। पहली बार इंडियंस के इनहेरेंट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल। कांग्रेस की डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मान लिया गया। पहली बार ऑफिशियली डोमिनियन स्टेटस का जिक्र किया गया। 1941 वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया और इंडियन को मेजोरिटी दी। अब नेगेटिव को देखते हैं। ब्रिटिश का कंट्रोल। डिफेंस, फाइनेंस और होम जैसे क्रिटिकल एरियाज ब्रिटिश के कंट्रोल में रहे। माइनॉरिटी वीटो। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन को माइनॉरिटी कंसेंट के कंडीशन से बांध दिया गया जो एक डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच तनाव को देखते हैं। गांधी और कांग्रेस लीडर ने इसे एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट माना जो आजादी के आइडियल को सेटिस्फाई नहीं करता था। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940-41। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और एसोसिएशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। कांग्रेस ने इसे चैलेंज करने के लिए एक लिमिटेड और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का प्लान बनाया जिसे इंडिविजुअल सत्याग्रह कहा गया। आइए समझते हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज और कांग्रेस का रिस्पांस को देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस तब तक नहीं होगी जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते। गांधी और कांग्रेस लीडर को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह अप्रोच इंडिया के स्वराज के सपनों को डिले कर रहा है। गांधी ने एक इंडिविजुअल और पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करने का फैसला लिया जो न सिर्फ एंटी वार सेंटिमेंट दिखाएंगे बल्कि ब्रिटिश को एक और चांस दे कि वो कांग्रेस की डिमांड को मान ले। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह को देखते हैं। पेशेंस और स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन। दिखाना था कि इंडियंस का सब्र उनकी कमजोरी नहीं है। एंटी वार सेंटिमेंट का एक्सप्रेशन। यह बताना था कि इंडियन लोग नाजिज्म और ब्रिटिश ऑटोक्रेसी के बीच कोई फर्क नहीं देखते। पीसफुल नेगोशिएशन का एक और मौका। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और चांस देने की वो बिना किसी वायलेंस के डिमांड को एक्सेप्ट करे। अब प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह को देखते हैं। शुरुआत। गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। विनोबा भावे ने एंटी वार डिक्लेरेशन दिए जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड की। प्लान। अगर सत्याग्रही को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू करते और विलेज में जाकर लोगों को मोबिलाइज करते। नेहरू दूसरे प्रोमिनेंट सत्याग्रही बने। आउटकम्स ये हुआ कि मई 1944 तक 25,000 सत्याग्रही को अरेस्ट किया गया। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के डेवलपमेंट 1941-42 को देखते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कुछ बड़े इवेंट हुए जो इंडिया के नेशनलिस्ट स्ट्रगल पर भी असर डाला। जून 1941 जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया। दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया
जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट भी वार में शामिल हो गए। मार्च 1942 जापान ने साउथ ईस्ट एशिया को ओवररन करते हुए रंगून ऑक्युपाई कर लिया। अब बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजोल्यूशन 1941। जापान के एग्रेशन के दौरान कांग्रेस लीडर रिलीज किए गए। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ब्रिटिश फुल इंडिपेंडेंस को प्रोमिस करे तो वो एलिस को सपोर्ट करेंगे। रिजोल्यूशन पॉइंट: कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वार के बाद इंडिया को पूर्ण स्वराज मिले। इमीडिएट पावर ट्रांसफर, वार के दौरान सब्सटेंटिव पावर को इंडियंस को दिया जाए। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन, मार्च 1942। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जापान के इन्वेजन का खतरा और एलिस का प्रेशर ब्रिटेन गवर्नमेंट पर बढ़ गया था। इस वजह से उन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए एक स्पेशल मिशन भेजा जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक ब्रिटिश मिनिस्टर इस मिशन का हेड थे। आइए समझते हैं बैकग्राउंड, क्रिप्स मिशन की जरूरत क्यों हुई देखते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का कॉन्टेक्स्ट: 1942 में जापान ने साउथ ईस्ट एशिया को ओवररन कर दिया और बर्मा यानी जो कि म्यांमार तक पहुंच गया, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा था। ब्रिटिश को इंडियन रिसोर्सेस और मैन पावर की जरूरत थी। इंडियन नेशनलिज्म का प्रेशर: कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने डिमांड रखी थी और ब्रिटिश के लिए उनका सपोर्ट लेना जरूरी हो गया था। एलिस का प्रेशर: यूएसए और यूएसएसआर जैसे एलिस ने ब्रिटिश पर प्रेशर डाला कि वो अपने कॉलोनीज में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें। अब क्रिप्स मिशन प्रपोजल के मेन पॉइंट्स को देखते हैं। इंडियन यूनियन का फॉर्मेशन: एक इंडियन यूनियन बनेगा जो डोमिनियन स्टेटस के साथ होगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिलेगा, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन: वार के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। प्रोविंस का राइट्स: अगर कोई प्रोविंस इंडियन यूनियन ज्वाइन नहीं करना चाहता तो वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और एक सेपरेट यूनियन का फॉर्मेशन कर सकता है। इंटरिम पीरियड का अरेंजमेंट: वार के दौरान डिफेंस और गवर्नर जनरल के पावर ब्रिटिश के अंदर रहेंगे। माइनॉरिटीज का सेफगार्ड: कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक ट्रीटी होगी जो माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करेगी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी इंडियंस को देना: पहली बार इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोल अथॉरिटी दिया गया। अगस्त ऑफियर के कंपैरिजन में ये एक बड़ा स्टेप था। इंटरिम पीरियड में पार्टिसिपेशन: इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट शेयर देने का प्रोमिस किया गया। पार्टीशन का ब्लूप्रिंट: प्रोविंस को सेसीड करने का राइट्स दिया गया जो बाद में पार्टीशन का बेस बना। अब रीजन फॉर फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन: कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट किया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। कांग्रेस ने अपोज किया कि प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि नॉमिनीज होंगे। प्रोविंसेस को इंडियन यूनियन से अलग होने का राइट्स दिया गया जो कांग्रेस का नेशनल यूनिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट थे। कांग्रेस को यह पसंद नहीं आया कि ब्रिटिश ने डिफेंस और गवर्नर जनरल का पावर अपने पास रखे। अब मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्शंस को देखते हैं। मुस्लिम लीग ने एक सिंगल इंडियन यूनियन का आइडिया रिजेक्ट किया क्योंकि उन्हें अपना अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने अपोज किया कि प्रोविंसेस को यूनियन ज्वाइन करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग के मुताबिक ये प्रोपोजल उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन और पाकिस्तान बनाने का राइट डिनाई करते हैं। अब अदर ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। लिबरल्स ने कहा कि सेसेशन का राइट्स इंडिया की यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हिंदू महासभा ने अपोज किया कि सेसेशन का बेसिस एक कम्युनल ग्राउंड पर दिया गया है। डिप्रेस्ड क्लासेस को लगा कि वो कास्ट हिंदू के अंदर वल्नरेबल हो जाएंगे। सिख ने अपोज किया कि पार्टीशन होने पर वो पंजाब का कंट्रोल खो देंगे। अब आउटकम्स ऑफ क्रिप्स मिशन को देखते हैं।
क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के डिमांड फुलफिल नहीं हुए। इस फेल्योर ने इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की ग्राउंड वर्क तैयार की, जो एक मास स्ट्रगल बन गया। अब क्रिप्स मिशन डेडलॉक कॉजेज 1942 को देखते हैं। क्रिप्स मिशन का फेल्यूर एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, जो ब्रिटिश और इंडियन लीडर के बीच मिसट्रस्ट और रिजिड एटीट्यूड के कारण हुआ। चलिए समझते हैं डेडलॉक के कारण। कॉजेज ऑफ डेडलॉक: क्रिप्स की रिजिड अप्रोच, टेक इट और लीव इट एटीट्यूड। स्टेफोर्ड क्रिप्स अपने ड्राफ्ट डिक्लेरेशन से आगे नहीं बढ़े और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। इंडियन लीडर को लगा कि ये एक इम्पोज स्कीम है जिसमें उनकी बात नहीं सुनी जा रही। एसेशन प्रोसीड्यूर का कंफ्यूजन: पहले ये बात हुई थी कि एक कैबिनेट और नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन बाद में क्लेरिफाई किया गया कि यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन होगा। सेसेशन का प्रोसीड्यूर अनक्लियर था। अगर कोई प्रोविंस यूनियन से अलग होना चाहता तो उन्हें लेजिस्लेचर में 60% मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास करना होता। अगर मेजोरिटी ना मिले तो एक प्लेबिसाइड होता जिसमें एडल्ट मेल्ट का सिंपल मेजोरिटी डिसाइड करता। इस प्रोसेस ने पंजाब और बंगाल के हिंदू को डिसएडवांटेज में डाल दिया। इम्प्लीमेंटेशन एम्बिग्यूटी: ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन अनक्लियर था। ये नहीं बताया गया कि पावर ट्रांसफर और ट्रीटी को कौन इम्प्लीमेंट करेगा और इंटरप्रेट करेगा। इस एम्बिग्यूटी ने इंडियन लीडर के ट्रस्ट को और कम कर दिया। ब्रिटिश अपोजिशन: चर्चिल और ब्रिटिश लीडर का हिंड्रेंस। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लियो एमेरी और वाइसरॉय लिनलिथगो ने क्रिप्स की एफर्ट को कंसिस्टेंटली अंडरमाइन किया। वाइसरॉय का वीटो पावर टॉक को और डिले करता रहा। इंडियन लीडर की क्रिटिक्स को देखते हैं। गांधी ने क्रिप्स के प्रोपोजल को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, जो फ्यूचर में कैश होने वाला, लेकिन अभी किसी काम का नहीं। नेहरू को लगा कि ब्रिटिश का ये प्लान ऑटोक्रेटिक पावर को कंटिन्यू करने का एक तरीका है। अब मिशन का आउटकम्स को देखते हैं। फ्रस्ट्रेट पॉपुलेशन: क्रिप्स के रिटर्न के बाद इंडियन लोग फ्रस्ट्रेटेड और इमिटेड हो गए। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सिर्फ अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनका इंडिपेंडेंस का सपना दूर है। फाइनल असॉल्ट का मूड: इंडियन लीडर को समझ आ गया कि ब्रिटिश से आगे कुछ एक्सपेक्ट करना बेकार है। ये फेल्यूर एक फाइनल असॉल्ट ऑन इंपीरियलिज्म को ग्राउंड वर्क बन गया, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में दिखा।